विद्यार्थियों, मैं राकेश सिंह आज आप लोगों को हिंदी कक्षा 12 में कथा साहित्य से बहादुर नामक कथा का सारांश बताऊंगा, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चूँकि पाठ बहुत बड़ा है, इसलिए मैं सारांश बताऊंगा और इतने में ही आपको पूरा पाठ समझ में आ जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर करिए और लाइक करिए, जिससे कि दूसरे विद्यार्थियों को भी लाभ मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कथाकार अमरकांत द्वारा लिखित कहानी बहादुर वस्तुतः एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ, मध्यम वर्गीय परिवार मतलब कि जो न ज़्यादा गरीब हो न ज़्यादा अमीर हो, उस परिवार में नौकर के साथ परिवार के द्वारा किए जाने वाले अत्यधिक कठोर और असभ्य व्यवहार पर आधारित कहानी है। अमरकांत हिंदी के उन कहानीकारों में से हैं जिन्होंने अपनी कहानियों में मध्य एवं निम्न वर्ग के प्रति, मध्य अर्थात जो ज़्यादा अमीर नहीं है और निम्न वर्ग जो बहुत ही गरीब हैं के प्रति सामाजिक जीवन की, जो समाज का जीवन है, जो समाज का व्यवहार है अमानवीय, जो मानव के रूप व्यवहार नहीं है, स्थितियों को एक यातनागार के रूप में प्रस्तुत किया है। पात्र परिचय देखिए, इस कहानी में पात्र कौन है। लेखक कहानी का वक्ता जो कहानी को कहता है, निर्मला लेखक की पत्नी, साले साहब लेखक के साले साहब, दिल बहादुर एक नेपाली लड़का तथा लेखक के घर का नौकर जिसका नाम दिल बहादुर से केवल बहादुर कर दिया जाता है, किशोर लेखक का बड़ा लड़का। चलिए कथा को पढ़ते हैं, उसके सारांश को समझते हैं। पहली हेडिंग है कि बहादुर को देख लेखक के मन में नौकर रखने की आवश्यकता का अनुभव करना। जैसे ही लेखक बहादुर को देखता है तो उसके मन में नौकर रखने की इच्छा हो जाती है। एक दिन लेखक के साले साहब एक नेपाली लड़के को लेकर लेखक के घर आते हैं। उसकी उम्र 12-13 वर्ष के लगभग थी। ठिगना चकैत शरीर, गोरा रंग और चपटा मुंह। वह सफ़ेद नेकर, आधी बाँह की सफ़ेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहने खड़ा था। उसे देखते ही लेखक को स्मरण हुआ कि उसके सभी भाई और रिश्तेदारों के यहाँ नौकर हैं। दोनों भाभियाँ रानी की तरह बैठकर चारपाइयाँ तोड़ती रहती हैं। जैसे ही लेखक बहादुर को देखता है तो उसके दिमाग में बैठ जाता है कि उसके सभी भाई और रिश्तेदारों यहाँ नौकर हैं, उसकी भाभी रानियों की तरह बैठी रहती हैं, जबकि उसकी पत्नी निर्मला सुबह से शाम तक घर के कामों में व्यस्त रहती है। यह सोचकर लेखक का मन ईर्ष्या से जल उठा तथा निर्मला भी हर वक्त नौकर रखने की रट लगाए रहती थी। यह स्मृति बहादुर को देख, अर्थात जैसे ही बहादुर को देखता है उसके लेखक के दिमाग में सब चीज़ें अपने आप आ जाती हैं। यह स्मृति बहादुर को देखकर लेखक को नौकर रखने की आवश्यकता का अनुभव कराती है। दूसरी हेडिंग देखिए, साले साहब द्वारा लेखक व उसके परिवार को बहादुर का परिचय देना। साले साहब लेखक व उसके परिवार को बहादुर का परिचय देते हुए कहते हैं कि यह एक नेपाली बालक है जिसका गांव नेपाल और बिहार की सीमा पर था। इसके पिता युद्ध में मारे जा चुके हैं। घर परिवार का भरण पोषण इसकी माँ करती है। वह चाहती थी कि लड़का घर के काम काज में हाथ बटाए, परंतु शरारती प्रवृत्ति के कारण इसने एक बार उसी भैंस को बहुत मारा जिसको उसकी माँ बहुत प्यार करती थी। इसलिए माँ ने इसे बहुत मारा, जिसकी वजह से इसका मन माँ से कट गया और एक दिन यह माँ के रखे रुपयों में से 2 रुपये निकालकर वहाँ से भाग गया। ये तो रहा बहादुर का परिचय। लेखक तथा उसकी पत्नी निर्मला द्वारा दिल बहादुर को नौकर बहादुर बनने की प्रक्रिया समझाना। लेखक द्वारा लड़के का नाम पूछने पर वह अपना नाम दिल बहादुर बताता है। लेखक उसे अपने घर में नौकर बनकर रहने के फायदे बताते हुए कहता है कि तुम अपनी सभी शरारतें छोड़कर ढंग से काम करना और इस घर को अपना ही घर समझना। हमारे घर में नौकर चाकर को बहुत प्यार और इज्जत से रखा जाता है।
जो सब खाते पहनते हैं वही नौकर जाकर खाते पहनते हैं। यदि तुम हमारे घर में रह गए तो सभ्य बन जाओगे, अर्थात अगर तुम मेरे घर में रह गए तो एक अच्छे इंसान बन जाओगे, घर के और लड़कों की तरह पढ़ लिख जाओगे और तुम्हारी जिंदगी सुधर जाएगी। निर्मला भी उसे नौकर बनने से पहले घर के कुछ व्यवहारिक उपदेश देती है, घर के कुछ मुख्य चीजें बताती है कि इस मोहल्ले में बहुत तुच्छ लोग रहते हैं, इस मोहल्ले में बहुत छोटे लोग रहते हैं। तुच्छ माने छोटा। न तो तुम्हें किसी के घर जाना है और न ही किसी का कोई काम करना है। कोई बाजार से कुछ लाने को कहे तो अभी आता हूँ कहकर खिसक आना। तुम्हें घर के सभी सदस्यों से आदर और सम्मान से बोलना होगा तथा अपनी हिदायतें समाप्त करते हुए बड़ी उदारता के साथ वह उसके लड़के के नाम से दिल हटा देती है। अब उसका नाम केवल बहादुर ही बचता है। बहादुर का परिश्रमी व हंसमुख स्वभाव। बहादुर अत्यंत परिश्रमी लड़का है जो अपनी मेहनत से पूरे घर को न केवल साफ सुथरा रखता है बल्कि घर के सभी सदस्यों की सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है। उसके आने से परिवार के सभी सदस्य बड़े ही आराम तलबी अर्थात आराम करने वाले हो गए एवं कामचोर और आलसी बन जाते हैं। इतना काम करने के बावजूद वह हमेशा हंसता रहता है। हंसना और हंसाना मानो उसकी आदत बन गई थी। वह रात में सोते समय कोई न कोई गीत अवश्य गुनगुनाता है। बहादुर के प्रति किशोर का दुर्व्यवहार। निर्मला का बड़ा लड़का किशोर एक बिगड़ा हुआ लड़का है जो शान शौकत तथा रूप से रहना पसंद करता है। वह अपने सारे काम बहादुर को सौंप देता है। यदि बहादुर उसके काम में थोड़ी सी भी लापरवाही करता तो वह बहादुर को गालियाँ देता तथा छोटी छोटी गलती पर बहादुर को पीटता भी है। बहादुर पीटकर एक कोने में चुपचाप खड़ा हो जाता और कुछ देर बाद फिर घर के कामों में पूर्वतः जुट जाता। एक दिन किशोर बहादुर को सूअर का बच्चा कह देता है जिससे उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है और वह किशोर का काम करने से मना कर देता है। उसने लेखक के पूछने पर रोते हुए बताया कि बाबूजी, भैया ने मेरे मरे हुए बाप को क्यों लाकर खड़ा किया। इतना कहकर वह रो पड़ता है। बहादुर के प्रति निर्मला का बदलता व्यवहार। निर्मला बहुत पतली पतली रोटियां सेकती है, इसलिए वह रोटी बनाने का काम बहादुर से न करवाकर स्वयं करती है। परंतु मोहल्ले की किसी औरत ने उसे भड़का दिया कि परिवार के लिए रोटियां बनाने के बाद बहादुर से कहें कि वह अपनी रोटी खुद बना लिया करे। तुम यदि नौकर को पतली पतली रोटी बनाकर खिलाओगी तो उनकी आदतें खराब हो जाती हैं। निर्मला के दिमाग में उस औरत की बात घर कर जाती है। अब वह बहादुर के लिए रोटियां सेकना बंद कर देती है, लेकिन बहादुर भी अपने लिए रोटियां नहीं सेकता। निर्मला कई बार उसे रोटियां सेकने के लिए कहती हैं, परंतु बहादुर रोटियां बनाने के लिए मना कर देता है। निर्मला का गुस्सा बढ़ जाता है और वह लपक कर उसके माथे पर 3 थप्पड़ जड़ देती है। निर्मला बहादुर से चिढ़ जाती है। अब वह हर छोटी गलती पर उसे मारती व गालियां देने लगती है। निर्मला के रिश्तेदार द्वारा बहादुर पर चोरी का आरोप लगाना। एक दिन निर्मला के रिश्तेदार अपने पूरे परिवार के साथ उसके घर आते हैं। चाय नाश्ते के बाद बातचीत के दौरान अचानक रिश्तेदार की पत्नी अपने 11 रुपये खो जाने की बात कहती है। सभी बहादुर पर संदेह करते हैं। बहादुर लगातार मना करता है कि मैंने रुपए नहीं लिए, फिर भी उसे डराया धमकाया जाता है तथा लेखक द्वारा पीटा भी जाता है। इसके बाद निर्मला भी उसे डराती धमकाती है तथा 2-4 तमाचे भी जड़ देती है। तब भी बहादुर अपने निर्दोष होने की बात कहता है, परंतु उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करता। घर के सभी लोगों का बहादुर के प्रति कटुतापूर्ण व्यवहार। चोरी की घटना के बाद घर के सभी सदस्य बहादुर को घृणा व संदेश के दृष्टि से देखने लगते हैं और उसे कुत्ते की तरह दुत्कारने लगते हैं। बहादुर भी अब उदास रहने लगता है। अब उसके मन में घर वालों के प्रति कोई अपनापन व लगाव न रहा। बहादुर को अब पहले की अपेक्षा अधिक डांटा व मारा जाता है। उससे अब गलतियां व भूलें भी अधिक होने
लगती हैं, जिस कारण अब वह काम में भी लापरवाही करने लगता है। बहादुर का घर से भाग जाना। एक दिन उसके हाथ से सिल छूटकर गिर गई और उसके 2 टुकड़े हो गए। पिटाई के डर तथा लोगों के क्रूर एवं असभ्य व्यवहार से तंग आकर वह अपना सारा सामान घर में ही छोड़कर कहीं चला जाता है। निर्मला, उसके पति एवं किशोर को उसकी ईमानदारी पर विश्वास हो गया था। वे जानते थे कि रिश्तेदार के रुपए उसने नहीं चुराए थे। अंत में सभी बहादुर पर स्वयं द्वारा किए गए अत्याचारों के लिए पश्चाताप करने लगते हैं और इस पश्चाताप में वह और जल जाते हैं, क्योंकि वह जान गए थे कि बहादुर बहुत ही अच्छा लड़का था। तो इस प्रकार हम इस कथा का सारांश समझते हैं और इससे संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे आसानी से हम हल कर सकते हैं। धन्यवाद।